श्यामपुर गांव उत्तर भारत के एक छोटे से इलाके में बसा हुआ था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन किसानों की किस्मत मौसम के भरोसे रहती थी। गांव की संकरी गलियों में मिट्टी के घर थे, जिनकी दीवारों में दरारें थीं, और हर घर की छत पर सूखे घास के ढेर पड़े रहते थे। सर्दियों का मौसम बेहद कठोर था। हवा में ठंडी सिहरन, कोहरे की चादर और रातों में हड्डियां कंपा देने वाली ठंड। इसी गाँव में हरिपाल रहता था, एक मेहंदी किसान। उम्र लगभग 30 वर्ष। सूरज और मेहनत ने उसके चेहरे को झुलसा दिया था, लेकिन आंखों में ईमानदारी की चमक थी। उसकी पत्नी लाजो घर संभालती थी। उनके 2 बच्चे थे, मुकेश 10 साल और पिया 8 साल। पिया ठंड में अक्सर बीमार पड़ जाती थी। जीवन साधारण था, खेती पर टिका था, लेकिन सूखे और बाढ़ ने पिछले सालों में परिवार को तंग कर दिया था। एक ठंडी सुबह हरिपाल घर में बैठा चाय पी रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठाकुर रघुवंश आए थे। अरे हरिपाल, सुनो, मैं आया हूँ अपने पैसे लेने। उनकी आवाज में वही अधिकार था जो अमीरों की बोली में मिलता है। हरिपाल तुरंत रसोई में गया। सुनो, साहब आए हैं। जो पैसे जमा किए थे वो लाओ, देना पड़ेगा। थोड़े से ही तो पैसे हैं हरिपाल, अगर ये भी दे दिए तो कंबल कहाँ से आएगा। माघ की सर्दी शुरू हो गई है, मुकेश और पिया को भी ठंड लग रही है। तुम साहब से कह दो, फसल कटने पर बाकी पैसे दे देंगे। हरिपाल बाहर गया, लेकिन मन बेचैन था। सर्दी सिर पर थी, बिना कंबल रातें नहीं कटेंगी। लेकिन ठाकुर बिना पैसे लिए नहीं जाते। वह लौट कर आया। लाजो, पैसे लाओ, दे देते हैं। साहब मानेंगे नहीं, किसी तरह पीछा छुड़ाते हैं, फिर कंबल का जुगाड़ करेंगे। कौन सा जुगाड़? साहब का कर्ज कभी खत्म होता ही नहीं। मैं कहती हूँ ये खेती छोड़ दो, मजदूरी करो, कम से कम 2 रोटी तो मिलेगी बिना चिंता के। मैं पैसे नहीं दूंगी। हरिपाल जानता था कि लाजो की बात गलत नहीं थी, पर मजबूरी थी। तभी ठाकुर की आवाज फिर आई। अरे हरिपाल, जल्दी कर, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। कर्ज चुकाएगा कि नहीं, या फिर मैं सरपंच से कहूँ कि तेरा खेत गिरवी रखवा दूं। लाजो ने गहरी सांस ली और पुराने संदूक से पैसे निकालकर हरिपाल को दे दिए। वही पैसे जो कंबल के लिए बचाए गए थे, पिया की दवा और मुकेश की किताबें छोड़कर। साहब जी, ये लीजिए, अभी मेरे पास बस इतने ही हैं। ये क्या हरिपाल, ये तो आधे भी नहीं हैं। मुझे पूरे पैसे चाहिए। क्या सोचा है, मैं मुफ्त में कर्ज देता हूँ? साहब जी, फसल कटने के बाद बाकी दे दूंगा, अभी मेरे पास यही है। लेकिन ठाकुर का दिल पत्थर का था। ठीक है, फसल कटने के बाद आऊंगा, और तब पूरे पैसे चाहिए, वरना तेरा भला नहीं होगा। ठाकुर चला गया। हरिपाल बुदबुदाया। कम से कम अभी तो पीछा छूटा, लेकिन अब कंबल का क्या होगा? ठंड बढ़ती जा रही है। श्यामपुर में ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा था। हरिपाल का परिवार कर्ज, ठंड और गरीबी के बीच जूझ रहा था, और असली मुसीबतें अब शुरू होने वाली थीं। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, श्यामपुर में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा था। माघ की सर्दी ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। सुबह सुबह कोहरा इतना घना होता कि सूरज की पहली किरण भी मुश्किल से दिखती। लोग घरों में दुबके रहते और खेतों में काम करना दुभर हो गया था। हरिपाल रोज सुबह उठकर खेत जाता, लेकिन ठंड से उसके हाथ सुन्न हो जाते। मुकेश और पिया को स्कूल भेजना भी मुश्किल हो रहा था। एक सुबह, माँ, ठंड लगती है, स्कूल मत भेजो आज। ठीक है बेटी, आज तुम घर पर ही रहो। वैसे भी आज बहुत ठंड पड़ रही है। इसी गांव में एक बुजुर्ग विधवा जानकी रहती थी। वह अकेली थी, कोई संतान नहीं, कोई सहारा नहीं। उम्र करीब 70 वर्ष। ठंड में उसका शरीर और भी कमजोर हो जाता था। उसके पति का देहांत वर्षों पहले हो चुका था, और उसका बेटा शहर चला गया था, कभी लौटकर नहीं आया। जानकी गांव में घूम घूम कर लकड़ी और गोबर इकट्ठा करती थी और उससे उपले बनाकर बेचती। उसी से गुजारा चलता था। उसके घर के नाम पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, घास की छत, एक पुरानी चारपाई, कुछ बर्तन और एक छोटा चूल्हा, बस यही उसका संसार था। एक दिन सुबह वह उठी। ठंड से उसके जोड़ दर्द कर रहे थे। हाय राम, आज तो ठंड हड्डियां जमा रही है। इतनी सर्दी में काम कैसे करूं? लेकिन न करूं तो भूखी मर जाऊंगी।
वह कांपते हाथों से अपनी पुरानी साड़ी लपेटती और गांव की ओर निकल पड़ी। हवा की ठंडी लहरें उसके शरीर को चीरती जा रही थी। गांव पहुंचकर वह आवाज लगाने लगी, उपले ले लो मेरे बनाए उपले, एक में पूरा खाना बन जाएगा, ले लो रे उपले ले लो। लेकिन ठंड इतनी थी कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। कुछ लोग खिड़कियों से झांकते पर कोई खरीदता नहीं। जानकी निराश होकर सोचने लगी, आज तो कोई खरीदने नहीं आया, ठंड बहुत है, लगता है खाली हाथ लौटना पड़ेगा। लेकिन घर में तो खाने को कुछ भी नहीं, उपले बिके तो कुछ पैसे आए, वरना खाना कहाँ से आए। पिछले हफ्ते भी 2 दिन भूखी रही हूँ। वह एक घर के बाहर रुकी और फिर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी एक युवक ने पुकारा, अरे अम्मा, जरा रोक, मुझे भी कुछ उपले दे दे। हाँ बेटा ले ले, बाहर बहुत ठंड है, जल्दी बता कितने चाहिए। अम्मा, पैसों तो अभी नहीं हैं, कल दे दूंगा, घर में छुट्टे नहीं हैं। बेटा पैसों की जरूरत है, कुछ भी दे दे, भले ही थोड़ा आटा या चावल। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा गेहूं है, इसे रख लो। युवक गेहूं का छोटा थैला दे गया। जानकी ने राहत की सांस ली। चलो आज इसी से काम चल जाएगा। जानकी घर लौटने लगी। रास्ते में हवा और तेज हो गई। हाय राम, ये सर्दी तो जान ले लेगी। बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं, रजाई ओढ़कर चूल्हे के पास बैठूंगी। बुढ़ापे में ये ठंड अब सहन नहीं होती। कभी गिरते पड़ते वह झोपड़ी पहुंची। दरवाजा खोला तो ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर घुस गया। वह चूल्हे के पास बैठ गई। राम जी, थोड़ी राहत तो मिली। आज तो ऐसा लग रहा था कि प्राण ही निकल जाएंगे। उसने गेहूं पीसा, रोटी बनाने लगी, लेकिन हाथ काम नहीं कर रहे थे। लकड़ियां गीली थीं, धुआं उठता रहा। किसी तरह रोटी बनाई, खाई और रात में चारपाई पर लेटी, लेकिन ठंड से नींद नहीं आई। ठंड उसके शरीर में सुइयों की तरह चुभ रही थी। श्यामपुर गांव सर्दी से जूझ रहा था। हरिपाल और उसका परिवार भी ठंड, गरीबी और कर्ज की मार में हर दिन एक नई मुश्किल का सामना कर रहे थे। ठंड का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। श्यामपुर के लोग सर्दी से परेशान थे। हरिपाल के घर में भी हालत बहुत खराब थी। मुकेश और पिया ठंड से कांप रहे थे। लाजो उन्हें पुरानी चादरों में लपेटती, लेकिन ठंड इतनी थी कि कोई फायदा नहीं। हरिपाल खेतों में काम करता, लेकिन ठंड से उसका शरीर अकड़ जाता। शाम का समय था, आसमान में बादल घिराए, बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हाय राम, इतनी ठंड में ये बारिश, अगर ये ऐसे ही चलती रही तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। इतनी मेहनत से तैयार की थी। चिंता मत करो, पहली बारिश है, सुबह तक थम जाएगी। राम जी सब ठीक करेंगे। राम करे ऐसा ही हो। वह बच्चों के पास बैठ गया। पापा, बाहर बारिश हो रही है, खेतों में पानी भर जाएगा। हाँ बेटा, चिंता मत करो। लाजो, ठंड बहुत हो रही है, कोई कंबल हो तो निकालो। कंबल कहाँ से लाऊं? जो पैसे थे वो साहब ले गए। अब एक पुरानी चादर है, वो बच्चों को ओढ़ा दी है। पिया का चेहरा पीला पड़ गया है। हाय राम। चूल्हा जला देती हूँ, कुछ गर्माहट मिलेगी। चूल्हा जलाया गया। पूरा परिवार उसके पास बैठ गया, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। छत से पानी टपकने लगा। हरिपाल ने बाल्टी रख दी, पूरी रात जाग कर काटी। बारिश ने ठंड और बढ़ा दी। अगले दिन भी बारिश जारी रही। रास्ते कीचड़ से भर गए। 3 दिन बारिश होती रही, चौथे दिन भी नहीं रुकी। 5वें दिन जब बारिश रुकी, हरिपाल खेत देखने गया। वह कीचड़ में फिसलते हुए खेत पहुँचा। दृश्य देखकर उसके पैरों से जमीन खिसक गई। सारी फसल पानी में डूब चुकी थी। हाय राम, ये क्या हो गया? सारी फसल बर्बाद। अब इस ठंड में हम क्या करेंगे? साहब परसों आएंगे कर्ज लेने। मेरे पास तो कंबल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं। ये सर्द रातें कैसे कटेंगी? बच्चों को क्या खिलाऊंगा? गेहूं सड़ चुका था, सब्जियां बह गई थीं। वह रोते रोते घर लौटा। लाजो,
चूल्हा जलाया है, हवा बहुत तेज है। हाँ जलाया है। बच्चों का बुरा हाल है। पिया को बुखार हो गया है। मुकेश भी कांप रहा है। सब बर्बाद हो गया लाजो, फसल का एक दाना नहीं बचा, हम तबाह हो गए। मैंने कहा था साहब को पैसे मत दो। अब बिना कंबल के ये रातें कैसे कटेंगी? खिड़की टूटी है, हवा घर में घुस रही है, लकड़ियां भी लगभग खत्म हैं। लगता है हम ठंड से मर ही जाएंगे। चिंता मत करो, मैं जंगल से लकड़ियां ले आती हूँ। नहीं, जंगल मत जाओ, बहुत ठंड है। बलराम काका से मदद मांगता हूँ। हरिपाल बलराम काका के घर गया। रास्ते में अचानक बर्फबारी शुरू हो गई। सफेद बर्फ की चादर ओढ़कर गांव कांपने लगा। हाय राम, बारिश के बाद अब बर्फ, हम गरीबों की जान ही ले लोगे। वह कांपते हुए बलराम काका के घर पहुंचा। काका, कुछ लकड़ियां दे दो, जंगल नहीं जा सकता, चूल्हा ठंडा होने वाला है। ठीक है बेटा, मेरे पास जितनी है ले जा, लेकिन सुबह जंगल से और ले आना। वह लकड़ियां लेकर घर लौटा। लाजो, ये लकड़ियां हैं, एक एक करके जलाना, रात कट जाएगी। उस रात परिवार ने चूल्हे की गर्मी से किसी तरह रात गुजारी। बर्फबारी जारी रही, घर की दीवारें ठंडी हो गईं। अगली सुबह शेर सिंह साहब जोर से चिल्लाए, हरिपाल, बाहर आ, मेरे कर्ज के बाकी पैसे दे। ठंड बहुत है, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। हरिपाल बाहर आया। साहब जी, फसल बर्बाद हो गई, मेरे पास एक पैसा नहीं, कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मजदूरी करके चुका दूंगा। तेरे बहाने नहीं चलेंगे। पैसे नहीं देगा तो ये घर और खेत अब मेरे हुए। अभी निकल जा यहाँ से। साहब जी, रहम कीजिए, इस ठंड में मैं बच्चों को कहाँ ले जाऊं? मुझे कोई मतलब नहीं, घर खाली कर। हरिपाल, लाजो, मुकेश और पिया ठंड में घर से बेदखल कर दिए गए। बर्फ गिर रही थी, रास्ते फिसलन भरे थे। पिया का बुखार बढ़ता जा रहा था। मुझसे अब और नहीं चला जाता। पिया की तबीयत बहुत खराब है। अगर ऐसे ही भटकते रहे तो हम सब मर जाएंगे। दिन ढल रहा था, ठंड और बढ़ती जा रही थी। तभी दूर एक पुरानी कुटिया दिखाई दी। हरिपाल, वहाँ एक कुटिया है, चलो शायद कोई मदद मिल जाए। वे कुटिया के दरवाजे तक पहुँचे। कोई है? इस गरीब की मदद करो। कई बार पुकारने पर भी कोई जवाब नहीं आया। लगता है कोई नहीं है, चलो अंदर देखते हैं। कुटिया में एक चारपाई, कुछ कपड़े और चूल्हा था। उन्होंने चूल्हा जलाया और बच्चों को बैठाया। चूल्हा ठंडा होने वाला है, लकड़ियाँ जल्दी खत्म हो जाएंगी। मैं लकड़ियाँ ढूंढ कर लाता हूँ। हरिपाल बाहर निकला। थोड़ी दूर एक बुजुर्ग औरत बर्फ में गिरी मिली। जानकी, अम्मा उठो, क्या हुआ? लगता है ठंड से बेहोश हो गई। वो उसे कुटिया में ले आया। ये कौन है? पता नहीं, रास्ते में गिरी मिली, ठंड की वजह से बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जानकी की आंखें खुली। अरे तुम कौन हो बेटा? मैं तो घर जा रही थी, ठंड में चक्कर आ गए। अम्मा, ये आपकी कुटिया है, हम आपको बेहोश देखकर अंदर लाए। हाँ बेटा, ये मेरा घर है, लेकिन तुम लोग यहाँ कैसे? अम्मा, हमारी कहानी बहुत दुखद है। वह सारी व्यथा बताता है। हाय राम, उस जालिम साहब का सत्यानाश हो, बच्चों पर भी तरस नहीं आया उसे। अम्मा, आप चिंता मत करो, जब तक चाहो हम आपके साथ रह सकते हैं। मेरा तो कोई नहीं। अम्मा, ऐसा मत कहो, अब हम आपके साथ हैं। उस रात वे सब चूल्हे के पास बैठे रहे। जानकी पुरानी कहानियाँ सुना रही थी। बच्चे मुस्कुरा रहे थे। ठंड अभी बाकी थी, कठिनाइयाँ भी, लेकिन पहली बार हरिपाल के परिवार को थोड़ी मानवता और सुरक्षा मिली थी। अगली सुबह हल्की धूप निकली। श्यामपुर गांव में लंबे समय बाद धूप देखकर लोग बाहर आ गए थे। हर कोई धूप सेक रहा था और ठंड से थोड़ा आराम मिलने की उम्मीद कर रहा था। कुटिया में भी रोशनी फैल गई। हरिपाल ने बाहर झाँक कर देखा। देखो अम्मा, इतने दिन बाद धूप निकली है। हाँ बेटा, चलो धूप लेते हैं, ठंड कम हुई है, दिल को भी सुकून मिलेगा। सब लोग थोड़ी देर धूप में बैठे। काफी समय बाद उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। कुछ देर बाद, अम्मा,
आज मैं आपके उपले बेच आता हूँ। ठीक है बेटा, ले जा। आज कुछ बिक जाएंगे तो खाना बन जाएगा। हरिपाल उपले के गट्ठर लेकर गांव में निकल पड़ा। उपले ले लो, अच्छे सूखे उपले, खाना झटपट बनेगा, ले लो रे। लोग घरों से निकलने लगे। हरिपाल की हालत देखकर, उसकी मेहनत देखकर गांव वालों ने दया दिखाई। धीरे धीरे सारे उपले बिक गए। हरिपाल के हाथ कुछ पैसे आ गए। उसने पहले जानकी के लिए दवा खरीदी, फिर बच्चों के लिए खाना और थोड़ा फल। फिर वह खुशी खुशी कुटिया की ओर लौटा। पापा खाना लाए? हाँ बेटा, आज राम जी ने हमारी सुन ली। अरे बेटा, तेरा दिल सोने का है। गरीब है पर इंसानियत अमीरों से ज्यादा है। उस रात सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। कुटिया में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। जानकी भजन गा रही थी। ठंड अभी भी बाहर थी, लेकिन कुटिया के अंदर इंसानियत की गर्माहट थी। तभी बाहर से किसी के कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। कौन है? मैं देखता हूँ। हरिपाल बाहर गया। दरवाजे पर शेर सिंह खड़े थे, वही साहब जिसने उसे घर से निकाल दिया था। लेकिन आज उसके चेहरे पर वही घमंड नहीं, बल्कि कुछ अलग, शायद पछतावा था। साहब जी, अब मेरे पास कुछ नहीं, सब बर्बाद हो गया है। हरिपाल, मैं लेने नहीं, देने आया हूँ। देने? लेकिन क्यों साहब? जब तूने जानकी और मेरे नौकर श्याम की जान बचाई थी, वो ठंड में गिर पड़ा था और तूने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया, तब मुझे अपनी गलती समझ आई। हरिपाल सुनता रहा। शेर सिंह ने एक थैला और एक कागज का बंडल आगे बढ़ाया। ये ले तेरा खेत वापस, ये उसके कागज और ये कुछ पैसे। अब तुझ पर कोई कर्ज नहीं है। साहब जी, आपने तो मेरा संसार लौटा दिया। नहीं हरिपाल, तूने मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। मैं बहुत गलती कर बैठा, अब मैं किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं करूंगा। शेर सिंह यह कहकर चुपचाप चला गया। हरिपाल वहीं खड़ा रह गया। आंखों से आंसू बहते हुए वह अंदर आया। लाजो अम्मा, राम जी ने हमारी सुन ली, हमारा खेत वापस मिल गया। सच? राम जी का लाख लाख शुक्र है। मैंने कहा था बेटा, भगवान देर से सुनते हैं पर सुनते जरूर हैं। उस कुटिया में पहली बार आशा की रोशनी जली थी। अब हरिपाल का परिवार और जानकी एक साथ एक दूसरे का सहारा बनकर जीने लगे। हरिपाल, ये सब कैसे हो गया? हम तो समझ चुके थे कि अब भगवान ने हमारी पीठ मोड़ ली है। लाजो, मैंने कहा था ना, ईश्वर देर से सुनते हैं पर सुनते जरूर हैं। अगले दिन हरिपाल, लाजो और बच्चे अपने खेत की ओर जाने लगे। पापा, अब हमारा खेत फिर से हमारा हो गया। हम फिर से घर बनाएंगे ना? हाँ बेटा, सब कुछ फिर से होगा। इस बार राम जी हमारे साथ हैं। खेत बर्बाद था, पौधे नष्ट हो चुके थे, लेकिन आज हरिपाल के दिल में डर नहीं था। डर की जगह अब उम्मीद ने ले ली थी। जानकी भी कुटिया से आकर हरिपाल के परिवार के साथ रहने लगी। अब मैं अकेली नहीं हूँ बेटा, भगवान ने मुझे परिवार दे दिया। अम्मा, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आपने इस कुटिया में हमारी जान बचाई थी। बेटा, मेरे जीवन की सांझ तुम सब ने रोशन कर दी। अब मुझे कोई दुख नहीं। अम्मा, आपकी दुआएं ही हमारा सहारा हैं। श्यामपुर पर से ठंड का कहर हट चुका था, लेकिन इस ठंड ने गांव को एक कीमती सबक सिखाया। गरीबी सबसे बड़ी ठंड है और इंसानियत सबसे बड़ी गर्मी। हरिपाल का परिवार, जानकी अम्मा और पूरा गांव अब मिलकर जीने लगा। इस प्रकार की मजेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल यार सुनो स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।